You are required to ensure the security of this country. वंदे मातरम में हमने आपका परिचय एक से बढ़कर एक योद्धाओं से करवाया है, शूरवीरों से करवाया है। आज हम वीरों के वीर, हिंदुस्तान के सबसे महान सैनिक, भारतीय सेना के सबसे लोकप्रिय जनरल की कहानी सुनाते हैं। कहानी सैम बहादुर यानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व था और सैनिकों में सबसे ऊपर माने जाने वाला व्यक्तित्व। ऐसे लीडर थे जो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, हमेशा उनकी गाड़ी पे 5 स्टार रहते हैं। If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आर्मी चीफ, जिनके आगे प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती थी, जिन्होंने पाकिस्तान को इतनी करारी शिकस्त दी थी कि 1.5 दशक तक वो चूं भी नहीं कर पाया था। जनरल सैम मानेकशॉ जैसा सेना प्रमुख हिंदुस्तान तो क्या दुनिया में। उस युद्ध में सेना के पराक्रम के समानांतर कूटनीति भी चलती रही। जवाहरलाल नेहरू बीच बचाव की गुहार लिए संयुक्त राष्ट्र चले गए। नेहरू को भरोसा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा तो पाकिस्तान मजबूरन पीछे हट जाएगा, पर पीछे हटना तो दूर, पाकिस्तान धीरे धीरे कबायलियों की खुलकर मदद करने लगा। I make a present of this paragraph. जनरल करियप्पा संयुक्त राष्ट्र जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, न ही युद्ध विराम उन्हें भारत के हित में लग रहा था। उनकी सोच जमीनी हकीकत से जुड़ी थी और दिल्ली में सरकार की सोच आदर्शवादी थी। चूंकि नेहरू संयुक्त राष्ट्र की शरण में जा ही चुके थे, सैन्य मोर्चे पर मजबूत होती स्थिति का भी कोई साफ फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि युद्ध विराम के ऐलान तक वो जितने इलाकों पर कब्जा कर सकता है कर ले, और इसीलिए जैसे जैसे सीज फायर के संकेत मजबूत हो रहे थे, वो अपने हाथ पैर और जोर से मार रहा था। मुझे बताइए, डिफेंसिव होकर हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? जनरल करियप्पा की सबसे बड़ी चुनौती इसी स्थिति से निपटने थी। उनके नेतृत्व में भारत युद्ध जीतने की स्थिति में भी पहुंचा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। जनरल करियप्पा से मेरी बात हुई थी, वो सीज फायर करने के मूड में ही नहीं है, और हमारी फौज तो जैसे 2 लड़ाइयां एक साथ लड़ रही है, पहली पाकिस्तान से और दूसरे अपने ही हेडक्वार्टर के अंग्रेज जनरल से। कश्मीर की पहली लड़ाई पूरी तरीके से भारत के पक्ष में थी, उसके बावजूद स्थिति को उलझाकर खत्म हुई। युद्ध खत्म होने के बाद जनरल करियप्पा ने एक दफा जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि उन्होंने युद्ध विराम के लिए हामी क्यों भर दी। तब नेहरू ने कहा कि शायद उन्हें सेना को 10 से 15 दिन और दे देने चाहिए थे, तस्वीर कुछ और ही होती। पंडित जी को कहा था, औरों को भी कहा था, मेरे को खाली 2-3 दिन और चाहिए, क्योंकि उस वक्त जनरल थिमाया कमांडर 19 के कमांडर थे, और उन्होंने भी यही कहा था 3 दिन में हम मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। अगर मुजफ्फराबाद हम पहुंच जाते उस वक्त, तो इस वक्त जो कुछ तकलीफ हो रहा है भारत में, कश्मीर के बाद में उसका कोई पीओके नहीं होना था, सारा कश्मीर अपना भारत के हाथ में होता। हालांकि नेहरू ने फिर भी भारत की सैन्य क्षमता को नहीं पहचाना। 1951 में चीनी फौजी ऐसे मानचित्र के साथ भारतीय सीमा में पकड़े गए जिसमें पूर्वोत्तर का इलाका चीन का हिस्सा दिखाया जा रहा था। जनरल करियप्पा ने नेहरू से चीन के हमले की आशंका जताई, पर नेहरू ने उनसे कहा
ये बताना सेना का काम नहीं है कि देश के दुश्मन कौन होंगे। It has no justification for to be there. जब कहा गया कि हमें चीन का इस समय कुछ मुकाबला करना चाहिए था और तिब्बत में उनको खुलेआम ऐसे नहीं चले आने देना चाहिए था, तो वो इस पर कुछ कहा नहीं करते थे, क्योंकि उनका तब तक ही विश्वास था कि चीन हमारा मित्र है। लेकिन सरदार पटेल ने भी उनको एक पत्र लिखा था कि हमको चीन से सतर्क रहना है। सेना ने भी इस बारे में उनको आगाह किया था। ये रास्ता आसान नहीं था, पर जनरल करियप्पा ने अपने 4 साल के कार्यकाल में इस बात की बुनियाद रख दी कि सेना और राजनीति में फासला रहे। उन्होंने सेना के मसलों में सरकारी दखलंदाजी का पुरजोर विरोध किया। भारतीय सेना का मौजूदा स्वरूप उन्हीं की देन। ये पहले चीफ हैं जिन्होंने की उनसे कहा कि देखिए, हम स्वतंत्र भारत के डेमोक्रेटिक कंट्री के फौज है, हमारी लॉयल्टी गवर्नमेंट के साथ में है, हम गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है उसके लॉयल रहेंगे। टोटली हमें पार्टी पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना चाहिए। तो यानी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया, टोटली हमारी फौज तभी से, उस दिन से और आज तक हमारी फौज जो है वो बिल्कुल एपॉलिटिकल है। जनरल करियप्पा 1953 में सेना से रिटायर हो गए। 30 साल बाद उन्हें सेना के सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल पर उन्नति दी गई। लेकिन इन 30 सालों के दरमियान उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ गई। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा। थल सेना के साथ वायुसेना भी डटकर युद्ध लड़ रही थी। जनरल करियप्पा के बेटे वायुसेना में थे। एक मिशन पर पाकिस्तानी वायुसीमा में उड़ान भर रहे केसी करियप्पा का विमान क्रैश हो गया। केसी करियप्पा को पाकिस्तान में युद्ध बंदी बना लिया गया। उस दिन जनरल करियप्पा के पास विकल्प था, या तो देश को चुने या फिर बेटे को। फिर क्या हुआ? किसे चुना उन्होंने? भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा था। पाकिस्तान ने कश्मीर में सरहद लांघी थी, तो भारत ने भी सरहद पार करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी और उसका साथ दे रही थी इंडियन एयरफोर्स। 22 सितंबर 1965 को एक आक्रमण के मिशन पर केसी करियप्पा ने हलवारा से टेक ऑफ किया। एक आर्मी फॉर्मेशन पर अटैक करते हुए उनके विमान पर निशाना लग गया। आग लग गया था जहाज को, और मैं काफ़ी तेज आ रहा था और काफ़ी नीचे भी था, तो मैं फ़ौरन इजेक्ट करना पड़ा। उस समय मेरा हाथ को एक घायल हुआ और मेरा रीढ़ का हड्डी भी टूट गया। विमान के गिरते ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक उनकी ओर लपके। गिरफ्तार करके उनसे उनका नाम पूछा गया और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, भारतीय सेना के इस जाने माने उपनाम पर सवाल लाजमी था। मेरे से पूछा गया था कि जैसे कि जनरल करियप्पा जो पिताजी उस वक्त थे, आपका कोई लगता है? मैंने कहा मेरे को खाली 3 जवाब देने, ये मेरा नाम है, ये मेरा रैंक है और ये मेरा सर्विस है। केसी करियप्पा के रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, लिहाजा उन्हें पहले उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में ले जाया गया। कोई 10 दिन के बाद मैं मेन प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप गया था। एक किला था, उसका नाम था दरगाई। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने इस बात की पड़ताल की कि क्या एयर मार्शल करियप्पा का जनरल KM करियप्पा से कोई रिश्ता तो नहीं। जैसे ही सच्चाई सामने आई, तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को फौरन जानकारी दी गई। बंटवारे से पहले अयूब खान जनरल करियप्पा के जूनियर अफसर थे और उनसे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उसी वक्त जनरल करियप्पा को फोन लगाया कि पिताजी को बताया गया था कि मैं गिरफ्तार किया हूँ, और उनका क्या रिएक्शन था कि
उनके राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि अगर आप चाहते हो तो हम उनको वापस भेज देंगे। जनरल करियप्पा के पास एक सुनहरा विकल्प था। अयूब खान उनके बेटे को बिना किसी शर्त के रिहा कर देना चाहते थे, पर जनरल के जिन मूल्यों से अयूब खान प्रभावित रहे थे उन्हें ही समझने में शायद उनसे भूल हो गई। तो पिताजी ने यह कहा कि सब मेरे लड़के हैं, सबको एक जैसे उनको संभालना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मेरे बेटे को वापस जाने का सवाल ही नहीं है। जब और आएंगे वो भी उसी वक्त रिपैट्रिएट होंगे। जनरल करियप्पा ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप मेरे बेटे को कतई वहां POW के रूप से रिहा न कीजिए, भारत न भेजिए। अगर आप जब रिहा करेंगे, जब सभी भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ेंगे, तभी मेरे बेटे को छोड़िए, अन्यथा नहीं। और उसके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। 4 महीने बाद बाकी युद्ध बंदियों के साथ फील्ड मार्शल करियप्पा को रिहा किया गया। लेकिन जरा सोचिए, अपने खून की, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए राजनेता, बड़े बड़े लोग किस हद तक नहीं चले जाते। पर यह एक भारतीय सैनिक का अपने देश के प्रति समर्पण है, जो भारत की शान की खातिर अपना सब कुछ गंवाने को तैयार रहता है। फील्ड मार्शल करियप्पा की कहानी में कूट कूट कर प्रेरणा भरी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इसे एक कहानी समझकर भुला दें या वाकई इस सबक को अपने जीवन में समाहित करें। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।